सपोज अगर मेरी इंडिया में ही 4 ब्रांचेस है अलग अलग स्टेट्स में, उन चारों की मिला के 50 लाख नहीं चारों का मिला के पैन इंडिया पैन बेस्ड, पैन इंडिया पैन बेस्ड टर्नओवर चला के नहीं चलेगी? ना ना ना, सेम एंटिटी पैन इंडिया पैन बेस्ड वो चलेगा सर। रजिस्ट्रेशन पे बहुत सारी चीजें हमने बेसिक कवर कर ली हैं, तो रजिस्ट्रेशन में आधे घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा, बट माहौल बना हुआ है तो कर लेते हैं। चलो, अरे वेरी गुड, चलो है, हाँ तभी सैटरडे रखा है। अरे सर चलो फिर तो जितने क्वेश्चंस आएंगे मैं चलता जाऊंगा। हाँ बिल्कुल ठीक है, रिवर्स चार्ज में कर देंगे। तो सर ये कंपोजिशन का है, कंपोजिशन से आगे बढ़कर रजिस्ट्रेशन पे चलते हैं। रजिस्ट्रेशन आ गया, रजिस्ट्रेशन में बड़े क्वेश्चंस हैं। पहले इन क्वेश्चंस को ही डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्वेश्चंस क्या हैं। मैंने सोचा, सुबह बैठ के सोचा मैंने कि यार पहले क्वेश्चंस ही डिस्कस कर लेते हैं। तो जब मैं अपना फाइनल करके इसको उसमें डाल रहा था लैपटॉप में, तो मैंने ये स्लाइड सुबह बनाई है। When I am liable to be registered, where I am liable to be registered, कहां लेना है। हमने डिस्कस किया ना कि कुछ तो मजबूरी है, लेना पड़ेगा। नहीं, कुछ मजबूरी है, कुछ ऑप्शंस हैं। जैसे हमने 2-3 एग्जाम्पल डिस्कस किए पहले। एक हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया कि जैसे दिल्ली मेरा वेयर हाउस है, तो मजबूरी है दिल्ली में लेना रजिस्ट्रेशन। अगर मैं किसी गुड्स की सप्लाई जयपुर में, जो मेरा अगर प्लेस है, तो मेरे को जयपुर में लेना पड़ेगा। तो मेरे पास ऑप्शन भी है और कुछ मैंडेटरी भी है, तो मेरे को वेयर में देखना पड़ेगा कि वेयर लूं कि नहीं लूं। लेकिन एक चीज पक्का है कि जितने भी मेरे कंट्रीज हैं इंडिया में, विद इन इंडिया, अगर मैं वहां कोई भी आउटपुट सप्लाई करता हूं, तो मेरे को उस पर्टिकुलर स्टेट में, यूनियन टेरिटरी में, आई हैव टू टेक रजिस्ट्रेशन इफ आई एम मेकिंग टैक्सेबल आउट सप्लाईज फ्रॉम दैट स्टेट। तो फ्रॉम दैट स्टेट में हमने ये एक चीज निकाली थी कि लोकेशन ऑफ द सप्लायर, लोकेशन ऑफ द रिसिपेंट ऑफ सर्विसेज और लोकेशन ऑफ प्रोवाइडर। तो उसके बेसिस पे बहुत सारी चीजें हमारी निकल के आई थी कि कहां ले सकते हैं हम, और कौन सी चीज में मेरा ऐसा। मैं बस जैसे सर्विस प्रोवाइडर, चार्टर्ड अकाउंटेंट के बारे में बात की हमने, तो मेरे को अगर अपने आप को शांति में रखना है कि यार मैं पंगे में नहीं पड़ता, यहीं से बैठ के कर दूंगा, यहां से बिलिंग कर देंगे। जैसे अभी आपने कहा, एक अभी कहा था कि भाई एक किसी क्वेश्चन पूछा था उन्होंने कि अगर आपने पूछा था कि अगर कोई ऐसा एएमसी कॉन्ट्रैक्ट है मेरा, दिल्ली से एएमसी वाला आके आता है कि मैं कहता हूं परमानेंट बैठा देते हैं इसको यहां। अब परमानेंट बैठा देते हैं उस बंदे को यहां, अरे उसको दिखाओ क्यों परमानेंट यहां बैठा हुआ है। अगर आपने परमानेंट दिखा दिया, देन यू नीड टू टेक रजिस्ट्रेशन इन हरियाणा एज एन एएमसी सर्विस प्रोवाइडर, यू नीड टू टेक रजिस्ट्रेशन इन हरियाणा। तो सर्विस मतलब आपको, आपके हाथ में ऑप्शंस हैं, कुछ ऑप्शंस हैं, कुछ मैंडेटरी क्राइटेरिया हैं कि भाई आपको उस समय करना ही करना पड़ेगा। तो आपने कहा वेयर करना है, वेयर वाला डिस्कस हो गया, अभी करेंगे आगे। व्हेन आई एम लायबल टू बी रजिस्टर्ड, हाँ जी। ऑडिट जैसे होते हैं, सपोज एक कंपनी है ऑल ओवर इंडिया, हाँ, लोकेशन पे है, तो ऑन द साइट पे जाते हैं ऑडिट करने के लिए। नहीं देखो, अगर आप ऑडिट करके क्लाइंट साइट पे बैठ के काम कर रहे हो, चाहे 1 महीने कर रहे हो, चाहे 2 महीने कर रहे हो, इट इज नॉट योर फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस, इट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज ए फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। तो एक ही बात होगी ना। देखो, आपको जो फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस का परमानेंसी, 2 तरीके की परमानेंसी देखनी है, ईदर ऑफ अ ह्यूमन रिसोर्स और ऑफ अ मशीन रिसोर्स। आपने बंदा हायर किया, आपका बंदा ऑन बिहाफ ऑफ वहां रह के सर्विस दे रहा है, तो इट कैन बी कंसीडर्ड एज ए फिक्स्ड प्लेस। Here I have a choice. हाँ, So हाँ, whether हियर यू हैव अ चॉइस, Optional हो जाता है ये। ऑप्शनल है। मतलब मैंडेटरी नहीं है कि मेरे को जब मैं I have hired from there itself and placed there. नहीं नहीं सर, मैं फिर अगेन चॉइस नहीं है। देखो, अगर आपका फिक्स्ड प्लेस वहां कंसीडर हो गया, जो डेफिनेशन फिक्स्ड प्लेस की दी है, चॉइस नहीं है। फिर फिक्स प्लेस की डेफिनेशन में कैसे, मतलब फिक्स प्लेस की डेफिनेशन में उन्होंने ये दिया है कि अगर कोई भी, आप वहां से कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो और जो वहां का आपका रिसोर्स है, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि आपने बंदा वहां से हायर करके आप सैलरी यहां से देते हो, वो अपने घर से बैठ के सर्विस देता है, तो इट इज कंसीडर्ड एज ए परमानेंट नेचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स।
अगर क्लाइंट प्लेस पे ही रखा है मैंने और वहीं सर्विसेज देता है, नहीं, क्लाइंट प्लेस पे रखा है तब भी वहां भी सर्विस देता है, और रेगुलरली देखो इसमें रेगुलरिटी भी देख के, आपने एक असाइनमेंट लिया, सर मैं आउटसोर्स की बात, आई एम टॉकिंग अबाउट द आउटसोर्स। फॉर एग्जांपल आई एम आईटी कंपनी, मैंने एक आउटसोर्स करके उनको प्लेस कर दिया बेंगलोर में, बंदा मैंने यहीं से भेजा, वहां पे उसको घर दिला दिया ऑफिस के सामने, एंड ही इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द क्लाइंट रेगुलर बेसिस, कॉन्ट्रैक्ट है साल भर का। हाँ रेगुलर बेसिस कॉन्ट्रैक्ट साल भर का, तो उस केस में मेरे को जो समझ में आता है कि स्टिल यू आर हैविंग सम परमानेंस इन दैट स्टेट, है उसमें, आप कैसे बिलिंग करोगे उसको? दिस इज नहीं वही तो मैं कह रहा हूँ, बिलिंग तो मैं यहीं से करूंगा। नहीं सुनो, वो तो मैं समझ गया, लेकिन जो फिक्स प्लेस की डेफिनेशन है, देखो प्रोवाइडर ऑफ सर्विसेज की डेफिनेशन दो लाइन की है, एक तो होता है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, एक होता है कि जहां सर्विस हो रही है वहां फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट तो नहीं है। फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट ये कहता है कि नेचर ऑफ परमानेंसी इन टर्म ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स और इन टर्म ऑफ द मशीन रिसोर्स, तो आपने नेचर ऑफ परमानेंसी वहां दे दी ना, बाय वे ऑफ हायरिंग एन आउटसोर्सर और हायरिंग एन एम्प्लॉई और हायरिंग फ्रीलांसर वट एवर बेसिस। इट इज नॉट लाइक यू मस्ट हैव अ ऑफिस देयर डीमिंग सेक्शन, डीमिंग ना, हाँ डिमिंग बिल्कुल माना जाएगा, एंड यू हैव टू टेक रजिस्ट्रेशन एंड गेट द बिल फ्रॉम देयर आल्सो। एड्रेस क्या देंगे? सपोज आई एम टेकिंग रजिस्ट्रेशन, व्हाट एड्रेस? है कौन नहीं, एड्रेस तो आप जो मर्जी यार बनाना पड़ेगा ना एड्रेस, तो फिर आपको सर ऐसा फिर कौन करेगा? फिर तो मैं यहीं से बिलिंग, बेंगलोर से बिलिंग क्यों करूंगा? मैं तो यहीं से करूंगा और वहां बैठा दूंगा बंदे सारे, फिर तो सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन का चक्कर क्या रहा फिर? नहीं सर ये नहीं होगा। नहीं देखो अब वही वाली बात है ना, ऐसा है सर, आंखों में धूल तो जो मर्जी झोंक दो। नहीं बेसिकली देखो गवर्नमेंट को टैक्स का नुकसान नहीं है, टैक्स का नुकसान नहीं है, टैक्स का नुकसान नहीं है, लेकिन ये जो वहां जो स्टेट में बाबू बैठे हुए हैं उनको तो कुछ पता लग जाएगा, वो तो आ जाएंगे। अब आपने आईजीएसटी लगा दी, आपको भी तो बचना है सर। बहुत सारी चीजें इसलिए की जाती हैं कि हैरेसमेंट से बचना है। वहां जो महाराष्ट्र में बैठा हुआ बाबू आपके पास में आएगा, भैया क्या है, पता लग गया भाई, पता लग गया किसी तरीके से, और फिर आपको आईजीएसटी जो आपने चार्ज किया उसका रिफंड लेना पड़ेगा, वहां रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन में एक और बड़ा पंगा है कि अगर आप लाइबल हो गए रजिस्ट्रेशन करने के लिए और आपने विद इन 30 डेज रजिस्ट्रेशन नहीं लिया तो उससे पहले का इनपुट क्रेडिट कुछ नहीं मिलेगा आपको। सर अपने आप को बचाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है आपका, कैजुअल रजिस्ट्रेशन ले लो सर, बहुत बढ़िया काम दे रखा है ना आपको। नहीं आपको देखो देखो ऐसा है, मेरा कहने का मतलब है प्लानिंग आपको कैसे करनी है। प्लानिंग दो तरीके से की जाती है, एक तो टैक्स बचाने के लिए की जाती है, एक हैरेसमेंट बचाने के लिए की जाती है। नहीं उसके लिए उन्होंने प्रैक्टिकल के लिए आपको दे दिया है कि भाई यू टेक अ कैजुअल रजिस्ट्रेशन देयर, जब तक आपका काम चलता है करो, फिर हटा दो उसको। हाँ है हाँ जो इन्होंने एग्जांपल दिया हाँ कि मेरा बंदा वहां बैठ के उनको सर्विस दे रहा है, मैंने टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन भी ले लिया, हाँ ठीक है, और मैंने वहां का सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज करके उसको बिलिंग कर दी, हाँ। तो वहां पे मेरे पास कोई इनपुट क्रेडिट तो है नहीं है। नहीं इनपुट क्रेडिट तो आपके पास में आ जाएगा ना वहां से। मैं सेंट्रल में ऑफिस ऑपरेट कर रहा हूँ, वहां तो मेरे पास इनपुट क्रेडिट पड़ा हुआ है। मैं बताता हूँ, दोनों एग्जांपल ले लेते हैं। देखो राइट, देखो आपके केस में आउटसोर्सल, वो कहते हैं आउटसोर्स वाला ले लिया। सेम केस की बात कर सुनो रहा हूँ मैं सेम केस की बात कर रहा हूँ। मान लो आप ना कोई एक बंदा, आपने 1 लाख रुपए फीस चार्ज करनी है महीने की किसी बंदे से, अपने क्लाइंट से, और उसके लिए आपने एक 50,000 का बंदा वहीं से लिया, आउटसोर्सर से ले लिया ना बंदा, आप लोकल कहीं से भी नहीं लोकल नहीं, आप तो है, बंदा तो इंडिविजुअल है ना सर। इंडिविजुअल ले लिया ना आपने। अब आपके पास इनपुट नहीं है, आउटपुट वहां से दे रहे हो ना आप, तो आउटपुट लेके पे कर दो, तो आपको इनपुट क्रेडिट यहां से नहीं मिलेगा। फिर आप क्या करोगे, अगर आप यहां से बिलिंग करोगे उसकी, मतलब आपको फिर इंटर कंपनी बिलिंग करके मैनेज कर लो आईटीसी। जब आईटीसी में आएंगे तो बहुत तरीके मैनेजमेंट के, आईटीसी लूज नहीं होगा आपका। सर इतना बढ़िया काम कर दिया है इन्होंने। एक बड़ी अच्छी बात उन्होंने की है कि भैया अभी हम बताएंगे कि डिस्टिंक्ट पर्सन है, योर रजिस्ट्रेशन इन वन स्टेट, योर रजिस्ट्रेशन इन अदर स्टेट इज अ डिस्टिंक्ट पर्सन, यू कैन मेक बिलिंग टू ईच अदर। आप ट्रांसफर कर दो ना, कौन बनेगा, मतलब देयर सो मेनी वेज सर।
Now आप बिलिंग नहीं करते हो वहाँ पे, रीजनल is only an administrative office, और वहाँ पे आप जितनी भी सर्विसेज ले रहे हो इन टर्म्स ऑफ आपके रेंटल भी है, आपके हाउसकीपिंग सिक्योरिटी सब है, आज उसकी जितना भी उसका सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज होगा, आप तो उसका अदरवाइज तो क्रेडिट ले नहीं पाओगे वहाँ पे। नहीं, ये तो मिल गया ना फिर सर आपको। अब आज की डेट में क्या है कि अब देखो क्या है, अभी मैं उस टॉपिक पे आ रहा हूं, पहले इस पे चल कर लेते हैं। जो आपका ये बड़ा अच्छा एक साधन मिल गया आपको। एक तो था आईएसडी वाला कंसेप्ट था कि आप अपनी कॉर्पोरेट सर्विसेज को आईएसडी को थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कर दो अपनी फैक्ट्रीज में, यूनिट्स में। एक दूसरा कंसेप्ट और है जो कहता है आईएसडी को करना क्यों है, जब आपको डिस्टिंक्ट एंटिटी बता दिया, भाई व्हाट इज द रोल ऑफ अ कॉर्पोरेट ऑफिस? Role of a corporate office is to coordinate the activities of the business in all over India basis, जो भी उसके businesses हैं, और वहां जो भी खर्चे हो रहे हैं उन खर्चों को वो कह देता है कि भाई मैं उनसे सारे यूनिट से कांटेक्ट कर लेता है कि भाई ये आई एम प्रोवाइडिंग द झाड़ू सर्विस टू यू, आई एम प्रोवाइडिंग द ऑडिट सर्विस टू यू, आई एम प्रोवाइडिंग द मैनेजमेंट सर्विसेज टू यू, एंड पास ऑन द होल थिंग्स टू these units ISD के थ्रू, and they will take the credit. So they for credit taking they have done a wonderful thing. पर फॉर रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि रजिस्ट्रेशन में हम बात कर रहे थे कि भाई व्हेन आई एम लायबल, वेयर आई एम लायबल हो गया, व्हाई शुड आई रजिस्टर, गेट रजिस्टर्ड? भाई करना ही पड़ेगा, जब अगर लायबल हो तो करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो इसलिए वो बता रहे हैं कि वाई का मतलब ये कि भैया एक तो अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया, जिस समय उन्होंने पकड़ लिया जितना भी इनपुट क्रेडिट है पुराना मिलेगा नहीं, और पेनल्टी प्रोसिक्यूशन जो भी होंगे वो अलग होंगे, उसके बाद में वो डीम्ड रजिस्ट्रेशन और आपके हाथ में थमा देंगे if you are liable in any state. So we have to be think very carefully कि भाई मेरी liability तो नहीं बनती रजिस्ट्रेशन की, liability नहीं बन रही, then only choose to not take registration. And how can I get, this is a procedural part, how can I get registration? भैया जाओ ऑनलाइन करो, बड़ा सिंपल प्रोसीजर बता दिया है, we will discuss a bit. And what is the time limit to be get registered? कहते हैं जिस समय आपको लगे कि टैक्सेबल ट्रांजैक्शन कर रहे हो within 30 days रजिस्ट्रेशन ले लो, within 30 days registration ले लो. And what do I do not to get registered? भाई अगर मेरे को ऐसा लग रहा है कि नहीं करें तो क्या अपने डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर बना लें कि भाई नहीं हो, जैसे अगर फिक्स प्लेस ना होने दें. व्हाट आर माय ऑब्लिगेशंस? ऑब्वियसली रजिस्टर्ड हो जाओगे तो रिटर्न फाइल करनी है, बहुत सारे लोगों से मिलना है, रिटर्न फाइल करनी है, असेसमेंट्स करानी है, पेनल्टी प्रोसिक्यूशंस, असेसमेंट, सारी चीजें करनी है. ऑल दोज थिंग्स हैज टू बी डन. And what is UIN? Unique Identification Number is basically a concept. नहीं, पेन बेस्ड नहीं है ये कंसेप्ट. क्या है कि there are certain supplies which are to be just like UN organization, embassies, etc. उनको इन्होंने अभी तक क्या कर रखा था कि हर बंदे ने अलग अलग कर रखा था कि उनकी जो सप्लाई, अगर वो कहीं से सप्लाई ले रहे हैं तो वो कई लोगों ने तो एग्जेम्प्ट कर रखी थी उनकी सप्लाई, कई लोगों ने कोई ना कोई सिस्टम ऐसा बना रखा था भाई तुम रिफंड ले लेना. जीएसटी में यूनिफॉर्म कर दिया इन्होंने कि कुछ स्पेसिफाइड यूएन ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा 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 स्पेसिफाई करेगी गवर्नमेंट. उसके केस में अगर वो यूआईएन ले लेंगे तो जब वो सप्लाई लेंगे किसी से, प्रोक्योरमेंट करेंगे तो यूआईएन देंगे, उस यूआईएन के बेसिस पे वो सप्लाई करेगा, टैक्सेबल सप्लाई होगी, बट उनको रिफंड इमीडिएटली मिल जाएगा. मतलब उन्होंने भी अपने आप को आइडेंटिफाई करवा लिया जीएसटीएन पोर्टल पे, और वो टैक्सेबल सप्लाई ही करेंगे सारे लोग उनको, बट दे कैन क्लेम इमीडिएटली. उनको जैसे डे टू डे बेसिस पे भी उनको क्रेडिट हो सकता है. एंड कैन आई अमेंड, कैंसिल, सरेंडर माई रजिस्ट्रेशन एनी टाइम, एनी टाइम. तो इससे पहले की स्लाइड पे आ जाते हैं. इसी में इज इट मैंडेटरी फॉर मी टू इवन, अच्छा वो वाला जो आप पूछने की, इसमें सिंपल सी बात यह है कि देखो अगर मैं कंप्लीटली नॉन टैक्सेबल सप्लाई है मेरी आउटपुट में, तो ऑब्वियसली आई नीड नॉट टू टेक रजिस्ट्रेशन, कोई कंफ्यूजन नहीं है. until I am not a casual taxable person, I am not a RCM में मेरे को कोई लाइबिलिटी नहीं आ रही है, और अदरवाइज आई एम नॉट सेलिंग थ्रू ई कॉमर्स. मेरे पास दे आर 100 लिस्ट जो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन वाली है, जो 12 आइटम्स हैं, उसमें अगर मैं फॉल नहीं करता और मेरी नॉन टैक्सेबल सप्लाई है तो मेरे को रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है. I have to purchase everything from the registered person. Otherwise, हाँ, yes, otherwise you get registered as an RCM.
under this definition I will. यस यस, मैं तो आपको और वाइड दी है कि जिस केस में अगर आपकी नॉन टैक्सेबल सप्लाई है सारी, जो मैंडेटरी वाले प्रोविजंस मैं दिखा देता हूं आपको, ये जो मैंडेटरी वाले प्रोविजंस है सारे, कि इस केस में आपकी आउटपुट सारी टैक्सेबल है भी है नहीं भी है, इन केस में यू हैव टू टेक रजिस्ट्रेशन। तो मैं ये डिस्कस करता हूं अभी, इससे पहले एक स्लाइड डिस्कस कर रहा हूं। तो सर अभी हमने देखा ये क्वेश्चंस देखे, इस क्वेश्चन से पहले हमने देखा की कंसीडरेशंस क्या है। भाई एक रजिस्ट्रेशन लेना है, नहीं लेना है, कब लेना है, कैसे लेना है। भाई मेरे को इनपुट क्रेडिट मेरी बढ़ गई, अरे बढ़ गई, मैं कैसे पास ऑन करूं इसको, ले लेते हैं रजिस्ट्रेशन, वहां ट्रांसफर कर देंगे, वहां से आउटपुट हो रही है। तो सो व्हाट मे बी द कंसीडरेशंस ऑफ दिस फॉर अ बिजनेसमैन। तो मैंने कुछ सोच के सुबह ही, मैंने ये भी स्लाइड सुबह ही बनी है, क्योंकि वैसे तो फिर सारे प्रोविजंस ही बन रहे थे। तो इसमें क्या है कि मेरे कंसीडरेशन हो सकते हैं कस्टमर कंफर्ट। भाई क्लाइंट कहता है, जैसे आपने कहा, क्लाइंट कहता है बैंगलोर, यार आप कोई बंदा यहीं दे दो, यहीं से आए यहीं से जाए, वहां से बड़ा मुश्किल हो रहा है। भाई क्लाइंट कंफर्ट हो सकता है, क्लाइंट कंफर्ट के लिए मेरे को देखना है कि भाई क्या करना है। मेरे पास मेरा खुद का कंफर्ट हो सकता है, मेरे को लगता है कि नहीं यार ऐसे नहीं मजा आ रहा, वहीं जाके बात करें या कुछ ऐसा कर लेते हैं, वहां कर लेते हैं। दूसरा ये हो सकता है मेरी बिजनेस रिक्वायरमेंट हो। भाई मेरी अगर मशीन ही वहां पड़ी हुई है, गुड्स मेरा जनरली लोकेटेड ऐसी जगह पे रहता है, तो मेरे को दिक्कत क्या हो रही है, मैं ले लेता हूं ना रजिस्ट्रेशन, या मेरे को बिजनेस रिक्वायरमेंट आईटीसी को मैनेज करने के लिए, ऑप्टिमाइजेशन के लिए पड़ रही है। देयर आर सो मेनी थिंग्स, हम आईटीसी में डिस्कस करेंगे भी कैसे बनेगी, बट अगर मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी बन रही है। और दूसरा वही फाइनेंशियल कंसीडरेशन, जैसे मैंने कहा फाइनेंशियल, ये तो बिजनेस रिक्वायरमेंट, बिजनेस कंफर्ट तो अलग बात हो गई। फाइनेंशियल कंसीडरेशन वो हो गया कि मेरे को क्रेडिट लूज हो रहा है यहाँ, या मेरा इस तरीके का अगर नहीं लिया तो कस्टमर चला जाएगा मेरा, मतलब जो मॉनिटरी है, तो ये कंसीडरेशन मैं ले सकता हूं। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है, तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। पर्सन हु इज रजिस्टर्ड इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड। इसमें ये आता है टैक्सेबल पर्सन कौन है, जो हमने वहां देखा था टैक्सेबल पर्सन। भाई टैक्सेबल पर्सन है तो ही ऑब्वियसली नीड टू टेक रजिस्ट्रेशन। तो यही इन्होंने दिया हुआ है कि इफ यू आर अ टैक्सेबल पर्सन, अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड और लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 एंड 24 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, और एसजीएसटी में एसजीएसटी लग जाएगा, बाकी सब सारे सीजीएसटी से गवर्न है, बाकी सारी लेवी। तो अगर आप वहां हो, अगर आप इस सेक्शन में आके अगर लायबल टू बी रजिस्टर्ड हो, देन यू नीड टू टेक रजिस्ट्रेशन। एंड एट द सेम टाइम द टैक्सेबल पर्सन इज नॉट ऑलवेज अ रजिस्टर्ड पर्सन, बिकॉज ही इज अ टैक्सेबल पर्सन liable to be registered, but he is not taken register, he is not taken registration. So बहुत सारी डेफिनेशन में आप ये भी देखोगे कि टैक्सेबल पर्सन का और रजिस्टर्ड पर्सन का भी डिफरेंस डाला गया है। बहुत सारी रिक्वायरमेंट रजिस्टर्ड पर्सन के लिए मैंडेटरी है, जब हम आगे देखेंगे उसमें, क्योंकि रजिस्टर्ड पर्सन इज कम अंटू द जीएसटीएन, ही हैज गॉट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड। द पर्सन हु इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड हैज गॉट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड। तो ये रजिस्ट्रेशन वाला, लेकिन इसमें इसको डिस्कस करने में रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ थंब रूल है, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है जिनको हमें ध्यान रखना है, जो डीमिंग फिक्शंस इन्होंने डाले हुए हैं एक्ट में। वो डीमिंग फिक्शन सिंपल सा ये कहते हैं कि देखो रजिस्ट्रेशन कहां कहां लेना है मेरे को, जहां से मैं जिस पर्टिकुलर टेरिटरी जुरिडिक्शन, और जुरिडिक्शन कितने हैं मेरे 29 + 7 36, जिन जिन जुरिडिक्शन से मैंने आउटपुट टैक्सेबल सप्लाई करनी है वहां मेरे को आई हैव टू गेट माई सेल्फ रजिस्टर्ड। तो अगर मेरे को हर स्टेट में एक एक रजिस्ट्रेशन लेना है, अगर मेरी बिजनेस रिक्वायरमेंट है, मेरे को मैंडेटरी है, तो मैं इन सारे स्टेट्स में, अगर मैं जितने स्टेट्स में रजिस्ट्रेशन लेता हूं, सो ऑल दोज पर्संस अंडर द सेम पेन who have got registered in different states will be considered, deemed to be a separate person, distinct person from each other, meaning thereby that they can transactions between them, taxable supply उनके बीच में happen होगी, आपस में कोई भी ट्रांजैक्शन, वो स्टॉक ट्रांसफर इज गॉन, कोई भी ट्रांजैक्शन जो होगा वो टैक्सेबल सप्लाई उनके बीच में होगी। तो वो इन्होंने डिमिंग फिक्शन डाला है। नॉट ओनली दैट, 1 + 1 = 2 + 1 = 3 + 1 = 4 + 1 = 6 + 1 = 8 + 1 = 12 + 1 = 16 + 1 = 18 + 1 = 20 + 1 = 21 + 1 = 22 + 1 = 23 + 1 = 24 + 1 = 25 + 1 = 26 + 1 = 27 + 1 = 28 + 1 = 29 + 7 = 30 + 1 = 31 + 1 = 32 + 1 = 33 + 1 = 34 + 1 = 35 + 1 = 36 + 1 = 37 + 1 = 38 + 1 = 39 + 1 = 40 + 1 = 41 + 1 = 42 + 1 = 43 + 1 = 44 + 1 = 45 + 1 = 46 + 1 = 47 + 1 = 48 + 1 = 49 + 1 = 50 + 1 = 51 + 1 = 52 + 1 = 53 + 1 = 54 + 1 = 55 + 1 = 56 + 1 = 57 + 1 = 58 + 1 = 59 +
देव ऑल्सो डन अ डीमिंग फिक्शन कि भाई एक जगह तो आप टैक्सेबल हो और दूसरी जगह सिर्फ आपने लाइसेंस ऑफिस खोल रखा है या ब्रांच ऑफिस खोल रखा है विच इज नॉट लाइबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर दैट स्टेट। तो फॉर दैट ऑल्सो एस्टेब्लिशमेंट के लिए जो रजिस्टर्ड है, एक स्टेट में रजिस्टर्ड है लेकिन दूसरे स्टेट में रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो ऑल दीज एस्टेब्लिशमेंट इन डिफरेंट स्टेट्स इंप्लीकेशंस हैं इसके, तो उनके लिए भी आप डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाओगे। बट इन वन स्टेट, इन अ सिंगल स्टेट, यू हैव अ ऑप्शन। ऑप्शन मींस एक तो लेना ही पड़ेगा अगर आप आउटपुट टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो, लेकिन आपके पास में ये हो रहा है कि भाई आपको, आप कहते हो मेरे को थोड़ा सा अलग अलग, एक मेरा सॉफ्टवेयर का बिजनेस है, एक मेरा, मतलब देखो इसमें प्लानिंग पॉइंट ये है कि कुछ बिजनेस मेरे ऐसे होते हैं कि जिसमें मेरा इनपुट नहीं है ज्यादा और एग्जेम्प्टेड ज्यादा है, तो मैं एग्जेम्प्टेड आइटम जहां मैं सप्लाई कर रहा हूं किसी स्टेट में, मैं उसको अलग रजिस्ट्रेशन ले लेता हूं और इनपुट उसमें कम से कम ऐसा लेता हूं जो मेरे को रिवर्स ना करना पड़े। और जहां उसी स्टेट में मैं, जहां मेरी टैक्सेबल सप्लाई है सारी, मोस्टली इनपुट में वहां गैदर करने की कोशिश करता हूं सो दैट आई कैन टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट। आपके पास ऑप्शन है, लेकिन मैंडेटरी ये है कि वो डिफरेंट बिजनेस वर्टिकल्स के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको वर्टिकल्स, डिफरेंट वर्टिकल्स आपको डिफाइन करने पड़ेंगे, मतलब है इसमें डेफिनेशन है, और वो डिफरेंट रिस्क एंड रिवार्ड ऑफ अ पर्टिकुलर बिजनेस इज सेम, अलग। सॉफ्टवेयर का ऑब्वियसली अलग होगा, मेडिकल का अलग होगा, मेरे डिफरेंट बिजनेस का अलग होगा, दैट वी कैन डिसाइड, बन सकता है, लेकिन वो तभी होगा डिफरेंट वर्टिकल्स के लिए हो। लेकिन इसी तरीके से आप ऐसा भी कर सकते हैं कि दिल्ली में ले लो रजिस्ट्रेशन, डिफरेंट स्टेट में तो ले ही सकते हो ना, और वहां इनपुट को ज्यादा कैरी कर लो, मतलब इनपुट की प्लान, मतलब यू हैव अ प्लानिंग, यू हैव एन ऑप्शन टू डू दैट। तो रजिस्ट्रेशन लेने के लिए कि जहां आउटपुट सप्लाई करनी है वहां तो रजिस्ट्रेशन लेना ही लेना है, और जहां से आउटपुट सप्लाई नहीं होनी है मेरी, तो वहां मेरे पास में रजिस्ट्रेशन ना भी लूं, लेकिन आई विल बी, अगर आपने एक स्टेट में भी 2 रजिस्ट्रेशन ले लिए, देन ऑब्वियसली यू विल बी कंसीडर्ड एज ए डिस्टिंक्ट पर्सन। आप आपस में कोई भी अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया तो ठीक है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और भी है, वो अभी भी है, मतलब ऐसा नहीं है इट इज समथिंग न्यू। आइडिया इज कि वंस यू हैव टेकन अ रजिस्ट्रेशन इन एनी प्लेस इन एनी स्टेट, then you will be considered as a registered person in that state everywhere। मतलब एक ही बात हो गई ना, जो मैं कहना चाह रहा हूं कि आज भी आप हरियाणा का ट्रेन ले लिया आपने, तो ऑब्वियसली जहां भी आप जितने काम कर रहे हैं यू कैन डू इन दैट ट्रेन ओनली, यही है ना। और आज की डेट में यह भी है कि मैं अपना दूसरा भी रजिस्ट्रेशन ले सकता हूं, बट ये ऑल ओवर नहीं है, सारे लॉ में नहीं है। तो इन्होंने कहा भाई जीएसटी में है, जीएसटी में इफ यू आर, आपको एक बार जीएसटीएन मिल गया कहीं से किसी भी एक स्टेट के लिए, देन जहां भी आप सप्लाई कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि भाई फरीदाबाद में बैठ के तो यार ये तो नॉन टैक्सेबल है, अगर आपने ले लिया तो यू हैव टू गवर्न अंडर दिस रजिस्ट्रेशन ओनली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। आगे मतलब आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा, कोई भी टैक्सेबल सप्लाई, देन यू हैव टू थिंक ऑन अ ओवरऑल एंटिटी बेसिस, नॉट ऑन अ एक शॉप या कोई एक छोटे स्टेटमेंट के बेसिस पे। तो सर, with this we will move on to the GST registration provisions।